हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के एमसीक्यूज देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टाइम लिमिट इज करेक्ट। तो जो आर्बिट्रल अवार्ड है, जो उसका डिसीजन है कितने टाइम पीरियड में दे दिया जाना चाहिए, इससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो यहाँ राइट ऑप्शन जो है ये इन इंडिया इंडियन आर्बिट्रेशन मैटर द अवार्ड मस्ट बी गिवन विद इन 12 मंथ। तो जो डिसीजन है वो 12 महीने के अंदर दे दिया जाना चाहिए। ये सेक्शन 29A के तहत बोला गया है कि पंचायत न्यायाधिकरण को, मतलब जो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल है, को 12 महीनों के भीतर निर्णय देना आवश्यक है। हालांकि यदि यह 6 महीनों के भीतर निर्णय देता है तो उसे अतिरिक्त शुल्क मिल सकता है। और सेक्शन 29A सब सेक्शन 2 ये बोलता है कि अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रल है तो वहां समय सीमा की कोई अनिवार्य नहीं है, बल्कि इसे जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास किया जाता है। मतलब इंडियन आर्बिट्रल में 12 महीने हैं और अगर इंटरनेशनल है तो वहां पर कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन जल्द से जल्द करने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट है फास्ट ट्रैक प्रोसीजर में क्या मैंडेटरी नहीं है, ये पूछा गया है। तो फास्ट ट्रैक प्रोसीजर में ओरल हियरिंग ये मैंडेटरी नहीं है। तो राइट ऑप्शन इज ओरल हियरिंग। तो सेक्शन 29B सब सेक्शन 3 के अनुसार फास्ट ट्रैक प्रक्रिया में विवाद का निपटारा केवल लिखित दलीलों और दस्तावेजों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो लिखित में होगा तो रिटर्न प्लीडिंग होगी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होंगे और सोल आर्बिट्रेटर भी इसमें हो सकता है। मौखिक सुनवाई अनिवार्य नहीं होती, लेकिन यदि सभी पक्ष सहमत हो या जो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल है उसको आवश्यक लगे कि ऐसा किया जा सकता है तो फिर किया जा सकेगा। अब है नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस इफ द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल डज नॉट डिलीवर द अवार्ड विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड। अब बोला है 12 महीने के अंदर डिसीजन देना है, तो अगर 12 महीने के अंतर्गत नहीं दिया तो क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा द मैंडेट ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ऑटोमेटिकली टर्मिनेट्स, मतलब उसका कार्यकाल स्वतः ही समाप्त हो जाता है। सेक्शन 29A4 सब सेक्शन 4 में बोला है कि यदि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो निर्धारित समय सीमा या बढ़ी हुई अवधि के भीतर निर्णय नहीं देता है तो उसका कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाता है। हालांकि न्यायालय इसे बढ़ा सकता है, लेकिन यदि देरी जो है वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की गलती से हुई है तो न्यायालय उनके शुल्क में कटौती कर सकता है। मतलब अगर एक्सटेंड होता है टाइम पीरियड तो फिर वहां पे शुल्क देना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर ट्राइब्यूनल की तरफ से गलती है, देरी हो रही है, तो वहां पे फिर डिस्काउंट मिलेगा। नेक्स्ट है अंडर विच सेक्शन डज द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल हैव द राइट टू इनकरेज मीडिएशन। मीडिएशन मतलब जो ट्राइब्यूनल है वो आर्बिट्रेशन प्रोसीजर के दौरान मीडिएशन और कंसिलेशन वगैरह जो अदर और तरीके हैं उनको वो ले सकता है ना, उसको इनकरेज कर सकता है उसको करना। तो ये किस सेक्शन में बोला है? सेक्शन 30 के तहत बोला गया है। तो सेक्शन 30 में बोला है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है को विवाद के निपटारे के लिए जो मीडिएशन, मध्यस्थता, कंसिलेशन, सुलह और अन्य तरीकों को अपनाने का अधिकार है। सेक्शन 30 में बोला यदि समझौता के दौरान समझौता हो जाता है तो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल इसे एक पंचायत पुरस्कार, मतलब जो आर्बिट्रल अवार्ड जो होता है उसके रूप में दर्ज कर सकता है, फिर उसको अवार्ड के रूप में रजिस्टर कर लिया जाएगा कि उनके बीच में कंसिलेशन हो चुका है। नेक्स्ट है इफ द पार्टी अप्लाइज फॉर एन एक्सटेंशन ऑफ द आर्बिट्रेशन अवार्ड टाइमलाइंस विद इन हाउ मेनी डेज शुड द कोर्ट ट्राई टू रिजॉल्व इट। मतलब अगर कोई पक्षकार है जो डिसीजन के टाइम पीरियड, समय सीमा बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन कर रहा है ना, तो यहाँ पे कितने दिनों के भीतर उसको सेटल करना होगा? तो 60 डेज। जो सेटलमेंट है वो 60 डेज का और मिल सकता है। 29A सबसेक्शन 9 के अनुसार जब कोई पक्ष पंचायत निर्णय की समय सीमा बढ़ाने के लिए न्यायालय में आवेदन करता है तो न्यायालय को यथासंभव 60 दिनों के भीतर मामले का निपटारा करना चाहिए। मतलब जो एप्लीकेशन लगाई है उसका जो निपटारा होगा वो 60 दिन के भीतर उसको करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट व्हाट इज द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर एन आर्बिट्रल अवार्ड। तो जो आर्बिट्रल अवार्ड जो है उसके लिए क्या इसमें से जरूरी है ये बताना है। तो इट मस्ट बी इन राइटिंग एंड साइन बाय द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। तो जो अवार्ड है वो रिटर्न में होना चाहिए और वो उस पर साइन होना चाहिए आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल का। इट मस्ट बी
Section 31 subsection 1, an arbitral award must be in writing and signed by the members of the arbitral tribunal. If there is more than one arbitrator, the majority of them must sign with an explanation for any omitted signature. अगर किसी का सिग्नेचर नहीं कोई करता है तो उसका भी कारण उल्लेख किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन इज an arbitral tribunal not required to state reason for its award under section 31 subsection 3। मतलब फॉलोइंग कंडीशन में से बताना है कि कौन सी परिस्थिति है जिसमें आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल को अपने डिसीजन के रीजन, क्योंकि जो भी डिसीजन होता है उसका कारण बताना पड़ता है ना, तो यहाँ पे ये बोला है कि उसको कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो किस किस में, जब पक्ष सहमत होते कि कारण देने की आवश्यकता नहीं, पार्टीज ही एग्री हो गए कि मत बताओ, तो वो भी है। और व्हेन द आर्बिट्रल अवार्ड इज बेस्ड ऑन एग्रीड टर्म्स, और अगर जो अवार्ड दिया जा रहा है वो उनकी एग्रीड, जो पार्टीज के बीच में एग्रीड टर्म्स हुए थे उसके अकॉर्डिंग ही है, तो वहां पे भी रीजन देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है बोथ, कि पार्टीज एग्री हो गए हों या फिर एग्रीड टर्म्स के अकॉर्डिंग डिसीजन दिया गया है। Section 31 subsection 3, an arbitral award must contain reason unless the parties have agreed that no reason are needed, or the second जो है, the award is made on agreed terms under section 30, और सेक्शन 31 में ये मेंशन किया है। नेक्स्ट है, अंडर सेक्शन 31 सबसेक्शन 7, व्हाट इंटरेस्ट कैन बी आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल अवार्ड ऑन अ सम टू बी पेड। अगर कोई अमाउंट ड्यू होती है तो उस पर कितना ब्याज देना होता है, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल कितने मतलब ब्याज के लिए बोल सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा रीजनेबल इंटरेस्ट रेट एज डीम्ड फिट बाय द ट्राइब्यूनल। तो रीजनेबल इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। तो सेक्शन 31 सबसेक्शन 7 में बोला है, द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल में इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन द अवॉर्डेड सम, जो अवार्ड किया गया सम उसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड कर सकता है, एट अ रीजनेबल रेट फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन to the date of the award. Further, as per section 31 subsection 7b, post award interest shall be 2% higher than the prevailing interest rate under the Interest Act 1978। मतलब अगर जो ट्राइब्यूनल है वो जो भी अमाउंट दे है, जो भी अवार्ड दिया जा रहा है उसमें जो अमाउंट दे राशि बताई जाएगी कितना पे करना है, तो उसमें ब्याज को भी जोड़ सकता है, जो कि जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था वहां से लेकर डिसीजन तक के लिए हो सकता है। और जो बी क्लॉज बोलता है, अगर वो डिसीजन देने के बाद का भी कोई सी डेट बता रहे हैं कि इस रेट से इंटरेस्ट देना है, तो वहां पे 2% मतलब डिसीजन के बाद अगर तो भी ब्याज दिया जा रहा है तो वहां पे 2% से अधिक होगा, और जो कि ब्याज अधिनियम 1978 के तहत निर्धारित। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32 सबसेक्शन 1, हाउ डू आर्बिट्रल प्रोसीडिंग टर्मिनेट। तो ये कैसे टर्मिनेट होती है, जो प्रोसीडिंग चल रही है आर्बिट्रल प्रोसीडिंग जो है वो कैसे टर्मिनेट होगी। तो बाय द फाइनल, जब फाइनल डिसीजन दे दिया तब टर्मिनेट हो जाएगी, और बाय द ऑर्डर ऑफ द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 2, और जो सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 है उसके तहत भी ऑर्डर के तहत ये इसकी प्रोसीडिंग खत्म हो जाएगी। तो ऑर्डर ऑप्शन नंबर सी इज राइट। मध्यस्थ कार्रवाई या तो अंतिम मध्यस्थी पुरस्कार के जारी होने पर, मतलब जो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग है, टर्मिनेट ईदर व्हेन द फाइनल आर्बिट्रल अवार्ड इज मेड, जब फाइनल डिसीजन दे दिया, और व्हेन द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इश्यूज एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 ड्यू टू विथड्रॉल ऑफ क्लेम एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज, और इफ प्रोसीडिंग बिकम्स अननेसेसरी, है ना। तो सेक्शन 32 के अंदर जो आदेश जारी करता है जिसके अंतर्गत कैसे 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 हो सकते हैं कि इसने क्लेम वापस ले लिया है तो इसलिए खत्म हो गई, तब ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे देगा, या फिर पक्षों के बीच समझौता हो गया कोई, या फिर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई कार्रवाई जारी रखना आवश्यक नहीं है, तो इन ग्राउंड्स पर ट्रिब्यूनल डिसीजन दे सकता है अंडर सेक्शन 32 के कि कार्रवाई खत्म की जाए। नेक्स्ट है, एज पर सेक्शन 31A, व्हाट इज द जनरल रूल रिगार्डिंग कॉस्ट एलोकेशन इन आर्बिट्रेशन, है ना। तो जो लागत लग रही है उसका क्या नियम है, उसके वितरण का क्या यहाँ पर सामान्य नियम होगा। तो द अनसक्सेसफुल पार्टी पेज द कॉस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पार्टी। तो जो हार गई है ना, जो पार्टी असफल रहेगी वो सारी कॉस्ट बियर करेगी
मतलब कॉस्ट पे करेगी सक्सेसफुल पार्टी का। सेक्शन 31A में बोला गया द जनरल रूल इज अ लूजर पेज, मीनिंग द अनसक्सेसफुल पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कवरिंग द कॉस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पार्टी अनलेस द ट्राइब्यूनल डिसाइडेड अदरवाइज। जब तक कि ट्राइब्यूनल ने कुछ और डिसाइड नहीं किया है, पर जनरल रूल यही कहता है कि अनसक्सेसफुल जो पार्टी है वो सारा कवर करेगी कॉस्ट सक्सेसफुल पार्टी का भी। अंडर विच सेक्शन ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट कैन आर्बिट्रल अवार्ड बी सेट असाइड। अब अगर जो आर्बिट्रल अवार्ड जो है उसको सेट असाइड करना है ना, उसको नहीं सेटिस्फाई है उसके, सेट असाइड करने के लिए कौन सा सेक्शन है, ये सेक्शन 34 के तहत उसको सेट असाइड किया जा सकता है। धारा 34 के तहत एक पंच निर्णय को निरस्त करने की प्रक्रिया और आधार निर्धारित किए गए। कोई पक्ष इसे तभी चुनौती दे सकता है जब कुछ विशेष आधारों को पूरा किया है। मतलब किस आधार पर इसको किस ग्राउंड पर सेट असाइड किया जा सकता है। तो किसी पक्ष की अक्षमता, इनकैपेसिटी, कोई भी पक्ष इनकैपेबल हो गया है, ठीक है। इनवैलिडिटी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट है वो इनवैलिड हो गया है। लेक ऑफ प्रॉपर नोटिस, कहीं उचित सूचना नहीं दी गई थी। अवार्ड बियॉन्ड ज्यूरिडिक्शन, जो अवार्ड दिया गया है वो जो ज्यूरिडिक्शन है, जो अधिकार क्षेत्र है, उससे बाहर जाके दिया गया है। और सार्वजनिक नीति के विरुद्ध होना, कॉन्फ्लिक्ट विद द पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के तहत ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तब इस आधार पर सेट असाइड कराने के लिए अंडर सेक्शन 34 में ये ग्राउंड्स दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड एन आर्बिट्रल अवार्ड अंडर सेक्शन 34। तो जो आर्बिट्रल अवार्ड मिल गया सेट असाइड अंडर सेक्शन 34 में दिया, ग्राउंड्स हमने देख लिए, लेकिन इसको सेट असाइड करने के लिए टाइम पीरियड क्या है, डिसीजन आया उससे कितने टाइम पीरियड में, तो हमें 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ अवार्ड। तो निर्णय की प्राप्ति की तारीख से 3 महीने के अंदर आप उसको सेट असाइड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेक्शन 34 सब सेक्शन 3 बोलता है यदि किसी पक्ष को पंच निर्णय प्राप्त होने की तिथि से 3 महीने के भीतर चुनौती नहीं दी जाती तो वो निर्णय अंतिम और बाध्यकारी हो जाता है, तो वो फाइनल हो जाएगा और बाइंडिंग हो जाएगा। हालांकि यदि कोई उचित कारण, सफिशिएंट कॉज है, तो न्यायालय अतिरिक्त 30 दिनों तक आवेदन स्वीकार कर सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं। नेक्स्ट है according to section 34 subsection 2 which of the following is not a ground for setting aside an arbitral award। so arbitration agreement is invalid under the applicable law, ठीक है, ये grounds है। the award is in conflict with the public policy, ये भी ground में आता है। हमें पूछा कि कौन सा नहीं है। जो लूजिंग पार्टी इज डिससेटिस्फाई विद द अवार्ड, हारने वाली पक्ष निर्णय से असंतुष्ट है, तो ये क्योंकि एक पार्टी तो असंतुष्ट होगी ही सही, तो ये इसका ग्राउंड नहीं होगा। द कंपोजिशन ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वाज नॉट एज पर द एग्रीमेंट, और जो कंपोजिशन है वो एग्रीमेंट के तहत नहीं है, तो ये 3 ग्राउंड्स तो होंगे, लेकिन सी वाला जो ग्राउंड है वो नहीं सेक्शन 34 में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये टोटल 4 ग्राउंड्स देखे थे हमने कि इनवैलिड एग्रीमेंट हो गया, इनकैपेसिटी हो गई या प्रोसीजरल इरेगुलरिटी हो गई, पब्लिक पॉलिसी वायलेशन हो रहा है, इम्प्रॉपर ट्राइब्यूनल कंपोजिशन, ये 4 ग्राउंड्स दिए गए। which section of the arbitration conciliation act deals with the finality of the an arbitral award। तो ये सेक्शन 35 के तहत दिया गया है कि पंच निर्णय की अंतिमता से संबंधित है। ये 35 बोलता है, स्पष्ट रूप से कहता है कि एक पंच निर्णय अंतिम और बाध्यकारी मतलब फाइनल और बाइंडिंग हो जाएगा आर्बिट्रल अवार्ड जब तक कि इसे धारा 34 के तहत चुनौती देकर मतलब उसको सेट असाइड नहीं कर दिया जाता। सेक्शन 34 में जब तक उसको सेट असाइड नहीं कर दिया जाता तो जो भी अवार्ड दिया गया है वो फाइनल और बाइंडिंग हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि यदि पंच निर्णय मतलब जो आर्बिट्रल अवार्ड है को धारा 34 के तहत रद्द नहीं किया गया है तो सभी संबंधित पक्षों के लिए ये बाइंडिंग रहेगा, जो भी रिलेटेड पार्टी से वो बाउंड रहेंगे। नेक्स्ट अंडर सेक्शन 36 व्हेन डज एन आर्बिट्रल अवार्ड बिकम्स इन्फोर्सेबल एज अ कोर्ट डिग्री, कब ये इन्फोर्सेबल हो जाएगा एक कोर्ट की डिग्री के तरह, है ना। तो जो डिग्री दे दी है जब वो उसको इन्फोर्स करा सकते हैं, तो जब व्हेन द टाइम फॉर चैलेंजिंग द अवार्ड अंडर सेक्शन 34 हैज पास, जो धारा 34 के तहत जो समय सीमा है वो समाप्त हो जाती है सेट असाइड करने के लिए, तब उसके बाद वो इन्फोर्सेबल उसमें एज अ डिग्री के अकॉर्डिंग किया जा सकता है। धारा 36 कहता है कि यदि धारा 34 के तहत निर्धारित 3 महीने की समय सीमा समाप्त हो जाती है और कोई चुनौती नहीं दी जाती है तो पंच निर्णय को न्यायालय की डिग्री की तरह लागू किया जाएगा, ठीक है।
और अगर यदि धारा 34 के तहत कोई चुनौती दी गई है तो पंच निर्णय को तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक न्यायालय निर्णय नहीं देता। तो इस तरीके से इसको सेट असाइड किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 34 सेट असाइड से रिलेटेड। और चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।